नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस के इस खास शो में क्यों और कैसे डूबा एसवीबी यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक, जो पिछले हफ्ते तक 15वां सबसे बड़ा यूएस का बैंक था। आईटी और टेक कंपनीज का बड़ा बैंक था। स्टार्टअप्स की फंडिंग करता था, उन्हें फंड्स जुटाने में मदद करता था। कई सारी कंपनीज का पैसा, इनफैक्ट आधी आईटी कंपनीज का पैसा यूएस की सिर्फ इस एक बैंक में हुआ करता था। और एक हफ्ते बाद ये बैंक अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एसवीबी ही नहीं, इसके साथ एक और बैंक भी बंद हो चुका है और पूरे यूएस के बैंकिंग सेक्टर पर अब सवाल उठ रहे हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अपने बैंकिंग सेक्टर को संभाल नहीं पा रही है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ यूएस के बैंक्स पर ही नहीं, उनके बाजारों पर आ रहा है और दुनिया भर के बाजारों पर आ रहा है। तो क्यों गिरा एसवीबी, कैसे हुआ ये कुद्दा, क्या आगे और बैंक्स खतरे में हैं और इसका क्या होगा विश्व पर इम्पैक्ट, यही चर्चा करने के लिए आज है हमारा ये खास शो क्यों और कैसे डूबा एसवीबी। और इस खास शो में इस बड़े मुद्दे से जुड़े सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ तैयार हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। रोज कुछ ना कुछ तो हम तैयारी करके जाते हैं अनिल जी, पर ये जो आउट ऑफ सिलेबस कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं, उसी से सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। एक बार फिर से यही होते हुए दिख रहा है एसवीबी मामले में। तो सवालों की करूं मैं आपसे? बिल्कुल, शुरुआत करिए जी। बिल्कुल। तो हुआ क्या है, पहले तो ये बताइए सर। बेसिकली 2 बैंक डूब गए अमेरिका में और पिछले शुक्रवार को एसवीबी और सिग्नेचर बैंक, इन दोनों बैंकों में दिवालियापन हो गया जी। और 2008 के बाद ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका में कुछ बड़े बैंक डूबे। और अमेरिका के इतिहास में भी देखें तो ये दूसरा और तीसरा बैंक है सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पर एसवीबी और तीसरे नंबर पर आपका सिग्नेचर बैंक। तो अब तक के जो डिफॉल्ट हुए हैं जो अमेरिकी इकोनॉमी में, बैंकिंग सिस्टम में जो बड़े बैंक डूबे हैं, उनमें ये दूसरे तीसरे नंबर पे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मामला है। एसवीबी अमेरिका के टॉप 15 बैंकों में आता है। तो उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि जो कुछ हुआ है वो ये अब तक की कहानी है। 2 बड़े बैंक डूब गए हैं और इन दोनों ही बैंकों को सरकार ने टेक ओवर कर लिया है। तो एक हफ्ते से पहले जो सब ठीक था, एक हफ्ते में सब कुछ बदल गया और सरकार ने सारा का सारा टेक ओवर भी कर दिया है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज पिछले हफ्ते हुई थी। क्रिप्टो मार्केट में लेंडिंग करने वाले, उधार देने वाले एक और ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी दिवालियापन की अर्जी फाइल की है, बैंक्रप्सी फाइल की है, वो है सिल्वर गेट। यानी कि थोड़े संकेत पहले ही फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ी मुश्किल के आ रहे थे, उसके ऊपर ये 2 बैंक और पिछले हफ्ते डूब गए। तो ये पूरा मुद्दा समझने के लिए पहले तो बताइए, ये सिलिकॉन वैली बैंक था क्या सर? बेसिकली ये 40 साल पुराना बैंक है और इसका कामकाज ज्यादातर है ना आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच में, टेक कंपनियों और सिलिकॉन वैली जो हम जानते हैं कि जहाँ पर सारे के सारे आईटी कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं। और अमेरिका का 15वां सबसे बड़ा बैंक है। 65,000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं इनके पास में। और अमेरिका के 50% से ज्यादा स्टार्टअप्स का और वेंचर कैपिटल फंड जो है उनकी बैंकिंग इसके साथ होती है 50%। तो स्टार्टअप, वेंचर कैपिटल, ये जो बड़ा एक सेगमेंट है अमेरिका में, जो नए एंटरप्रेन्योर है उनको सर्विस करने के लिए ये बैंक था। तो उनसे पैसे भी लेता था, उनमें वो निवेश भी करते थे, उन्हें लोन भी देते थे। तो ज़्यादातर कामकाज जो स्टार्टअप्स का था वो इस बैंक के जरिए होता था और 15वां सबसे बड़ा बैंक था। बड़ा बैंक था सर, जैसे आप बता रहे। तो ये 2 दिन में बैंक ठप कैसे हो गया? हाँ, बात यह है कि 2 दिन में हमें पता चला कि डूब गया, लेकिन डूबने के आसार काफी लंबे समय से दिख रहे थे। पहले तो इसकी ग्रोथ देखिए, कोविड के बाद इस बैंक ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई और जो करीबन $60 बिलियन के आसपास इनके डिपॉजिट होते थे वो 3 गुना बढ़ गए। 3 साल से भी कम समय में 3 गुना, 180 बिलियन, $170 बिलियन के आसपास पहुंच गए। और अब होता ये था, ये बैंक क्या करते थे, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, टेक कंपनियां, उनसे डिपॉजिट लेते थे जी। और डिपॉजिट लेने के बाद या तो आपको बैंक का काम किया उधार देना है, और अगर उधार नहीं दे रहे तो उसको बैंक को आप कहीं न कहीं इन्वेस्ट करते हैं। वो डिबेंचर्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, अमेरिका की सरकार की सिक्योरिटीज हो सकती है जिन्हें ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, या फिर मॉर्गेज बेस्ड एसेट्स जो होती है, सिक्योरिटीज होती हैं, उनमें आप निवेश करते हैं। तो ये थोड़ा पैसा तो उधार देते थे, बाकी इनमें लगाते थे। अब हुआ ये कि जैसे जैसे अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने लगी, अब समझिए आपने बॉन्ड खरीदा उस वक्त जब ब्याज दरें थी 0% के आसपास जी।
1% के आसपास, 2% के आसपास, तब एकदम कम इंटरेस्ट रेट वाले में आपने पैसा जब है तभी आप लगाओगे ना, खाली तो रख नहीं सकते। एग्जैक्टली राइट। अब 2020 में पैसा आया, 2020 में तो अमेरिका ने जीरो इंटरेस्ट रेट कर दी थी कि भैया कोविड से निपटना है, ब्याज दरें घटा दो। अब उसी वक्त सारे लोग पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या करोगे आप, जाके अमेरिका के बॉन्ड्स खरीद रहे हो, अमेरिका सरकार की ट्रेजरी बिल्स खरीद रहे हो, तो उस समय कम ब्याज दरों पे खरीद लिए। अब जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ती है बॉन्ड के दाम घटते हैं। राइट। अब बॉन्ड के दाम घटने लगे, जो बॉन्ड आपने 100 रुपए में खरीदा था उसका दाम 95 हो गया, तो ये 5 रुपए का नुकसान क्या करोगे, मार्क टू मार्केट लॉस है। जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस कहती है कि अगर आपको नॉशनल लॉस भी हो रहा है तो उसे राइट ऑफ करो, ठीक है, तो ये मार्क टू मार्केट लॉस आने लगा। अब बैंक ने गलती क्या की, जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाला माहौल होता है तो आपको हेजिंग करके रखनी चाहिए कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो मेरा जो पोर्टफोलियो मैंने कम लेवल पे इन्वेस्ट करके रखा है कम ब्याज दरों में, उसमें जो नुकसान आएगा उसके सामने इंटरेस्ट रेट स्वैप्स वगैरह ले लूं, वो शायद इन्होंने पूरे नहीं लिए थे। अब हुआ ये, इनके मार्क टू मार्केट लॉस आने लगा। चलो वहां तक भी ठीक है कि वो नॉशनल लॉस है, एक्चुअल लॉस नहीं। एक्चुअल लॉस कब होता है, जब इनके जो कस्टमर्स हैं यानी कि स्टार्टअप्स और टेक कंपनियां, अब अमेरिका में जो रिसेशन के खतरे आ रहे हैं, धीमापन के खतरे आ रहे हैं, तो उन्हें पैसे की जरूरत है। तो जो डिपॉजिट रखे हैं, आप डिपॉजिट रखते हैं इसीलिए कि मुसीबत में काम आएंगे। करेक्ट सर। अब वो आके इनको बोलते हैं भाई हमारी डिपॉजिट के पैसे वापस दो। धीरे धीरे उन्होंने पैसे लेने शुरू किया। पैसे कहाँ से लाएंगे, जहाँ इन्वेस्ट किए बॉन्ड्स में, अमेरिका की सिक्योरिटीज में, वो बेचना शुरू किए। तो अचानक से इन्होंने भारी भरकम $45 बिलियन के $21 बिलियन के बॉन्ड बेचे इन्होंने। अच्छा। और उसमें कर दिया करीबन $2.25 बिलियन का लॉस। $2.25 बिलियन का लॉस का मतलब भी दीप ऐसा नहीं कि कोई बहुत लंबा चौड़ा है, 15,000 20,000 15,000 करोड़ के आसपास का लॉस करो, जो रुपए के हिसाब से देखें तो बड़ा नहीं है। लेकिन बैंक को समझ में आ गया कि लॉस तो आ रहा है। अब लॉस आ रहा है तो एक काम करते हैं कि थोड़ी कैपिटल रेज करते हैं। तो उन्होंने सोचा $2-2.25 बिलियन का एक इशू लाते हैं, कैपिटल रेज करते हैं। बस यहीं पे गड़बड़ हुआ। अच्छा। जैसे इन्होंने बड़ा बॉन्ड पोर्टफोलियो बेचा, मार्केट में हल्ला हो गया, अरे ये बैंक तो जोर से बेचा, इसको पैसे की तंगी है, ऊपर से ये बोले कैपिटल चाहिए। तो जो बच्चे कुछ लोग हैं उन्होंने भी बोला भाई मैं भी मेरा पैसा निकाल लेता हूँ। तो $170-180 बिलियन की जो डिपॉजिट थी उसमें से $45 बिलियन वाले एक साथ आ गए। ओ, पैसा निकालने 25% लोग एक साथ एक ही दिन दे दो। अब ऐसा थोड़ी कोई बैंक जेब में लेके रखता है, वो तो नहीं, बेचने पड़ेंगे। और मार्केट हो गया टाइट, तो ऐसे में बैंक उड़ गया सीधा कि पैसे देने को डिपॉजिट होल्डर को है नहीं। तो ये जो होड़ लगी एकदम सबकी, डर लगा पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ, वो सब हुआ। तो फिर ये 48 घंटे में पूरा खेल इस तरह से हो गया। तो नुकसान छोटा हुआ बट उसका इम्पैक्ट काफी बड़ा था। बड़ा हो गया, इम्पैक्ट काफी बड़ा हो गया, काफी बड़ा इम्पैक्ट हो गया। ठीक है सर। और उसके बाद शुक्रवार को फिर सरकार ने कहा चलो हम हमारे कंट्रोल में ले लेते हैं, मात खत्म करते हैं। तो फिर अमेरिकी सरकार ने बैंक को अपने कंट्रोल में लिया। ये SVB की कहानी। SVB ये बाजार में इसका क्या हुआ, जब ये खबर आई हम इसको कवर कर रहे थे, बट अब थोड़ा पीछे बैठ कर हम देख सकते हैं। देखो 60% तो एक ही दिन में स्टॉक रिएक्ट कर गया। और न सिर्फ ये बल्कि बाकी अमेरिकी बाजार के जो बैंकिंग शेयर थे, और स्पेशली जो छोटे छोटे रीजनल बैंक हैं जिनमें आपको हमेशा डर रहता है कभी कभार कि अगर एक घटा तो दूसरे भी घट सकते हैं, ये भी सब हो सकता है, तो वो भी घटने लगे। तो वहां पर भी बिकवाली तेज होती दिखी है। और आप देखिए 3 दिनों में आप सोचो इस बैंक के पास ही डिपॉजिट $180 बिलियन की टोटल मिला के, ठीक है, बैंक को नुकसान कितना हुआ, $2.25 बिलियन का। आप सोच सकते हो अमेरिका में बैंकिंग शेयरों की कितनी पिटाई हुई, भारी $250 से $200 बिलियन। इस बैंक की जो वैल्यू है उसके बराबर का मार्केट कैप उड़ गया, पूरा मार्केट बाकी बैंक्स का। तो $2 बिलियन के नुकसान पर $200 बिलियन का मार्केट कैप उड़ गया है। इतना बड़ा नुकसान, सारे बैंकों की पिटाई हो गई। कई सारे छोटे बैंक 40 से 60% और घट गए, 70% घट गए। तो लोगों को डर यही रहता है कि जो छोटे छोटे बैंक हैं उनकी फाइनेंशियल सेहत कितनी है पता नहीं, निकलो। अच्छा सर, इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम है, इतना बड़ा वो है, 15वां सबसे बड़ा बैंक है, ये किसी को पता नहीं था? मतलब बैंक का मैनेजमेंट क्या कर रहा था? हाँ, उनको पता था। हाँ। अच्छा, ऐसे ऑफिशियली तो कहेंगे हमें नहीं पता था कि ब्याज दर इतनी तेजी से बढ़। वैसे तो आपको हमको भी पता था कि अमेरिका में ब्याज दरें तेजी से बढ़ रही है, फेड चिल्ला के कह रहा था बढ़ाएंगे। सो आप बैंक चला रहे हो, आपको पता होना चाहिए ब्याज दर बढ़ेंगी, और वो उन्हें पता भी था। भले उन्होंने उसकी तैयारी की नहीं की हो, लेकिन कुछ एक्शन उन्होंने किया उससे पता चलता है। अच्छा, देखो मैं 3 आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पिछले 6 महीने में जो समझदार इनसाइडर लोग हैं जो बैंक को अच्छे से जानते हैं, उन्होंने दबा के स्टॉक बेचा है। अच्छा। CEO उन्होंने अपनी 11% हिस्सेदारी बेची। CFO जो सबसे ज्यादा फाइनेंस के बारे में जानते हैं, वो 32% अपना माल बेच गए। और CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो होता है, उन्होंने 28% अपनी हिस्सेदारी बेची। तो अब आप 6 महीने पहले से बेचना शुरू कर चुके हैं, कैसे कह सकते हैं पता नहीं था।
थोड़ा तो आइडिया होता ही है ना। तो कौन है सर ये महारथी, मतलब महारथी बड़े management जाने पहचाने हैं। खान? इनके जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, हाँ। इनके नाम में एक और बड़ा खिताब है। अच्छा। इन्होंने 2008 में एक बड़ा कारनामा किया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया 2008 में मार्केट धराशायी हो गए, धड़ाम हो गए। लेमन ब्रदर्स जो डूब गया था, ये उसके सीएफओ हुआ करते थे। ओहो, तो इनके वो खाते में एक pedigree और स्टार उस समय का है कि लेमन ब्रदर्स को डुबाने में भी उनका बड़ा योगदान था। राइट। अब वापस यहाँ पर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। और एक और जो इनके सीएफओ अभी हैं, डेनियल बैक साहब, 2008 में जो संकट आया तब फ्रेडी मैक और वेल्स फार्गो, अच्छा, ये दो कंपनियां जो बड़ी मुश्किल में पड़ी थी, डूबी रियल नहीं। एस्टेट वाली थी फ्रेडी हाँ, मैक, हाँ। सो उनके साथ ये काम कर चुके हैं उस समय। सो उनको उस समय मुश्किल में लाने का भी अनुभव इनका तब का रहा है। तो दोनों ही चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और सीएफओ ये 2008 में इस तरह का अनुभव ले चुके हैं, लेकिन सीखे नहीं, और वो बल्कि अनुभव यहाँ पर और डुबाने में काम आया है। सर वैसे तो बैंक्स है, मतलब सबसे रेगुलेटेड इंडस्ट्री होती है। यूएस का सेंट्रल बैंक फेड इस पर नजर रखता है, रेटिंग एजेंसीज का ऑडिट लगातार होता है, मीडिया में लगातार ये लोग बात करते हैं। उन्हें भी नहीं भनक पड़ी ना, किसी को नहीं। रेटिंग एजेंसीज का हाल तो ज्यादातर वही मुंबई में जो बॉलीवुड मूवीज बनती है, उसमें सब कुछ हीरो कर दे करा दे, या लास्ट में क्लाइमैक्स में सब कुछ हो जाए, फिर आके पुलिस आती है, वैसा वाला हाल होता है। सो इस बार भी वैसे नथिंग हैज चेंज। फोर्ब्स जो दुनिया की जानी मानी बिजनेस मैगजीन है, इन्होंने अभी भी एक हफ्ते पहले, ज्यादा पुराने, एक ही हफ्ते पहले, अच्छा हो गया हफ्ते पहले, नहीं तो इवेंट ही कैंसिल करनी पड़ती। एक हफ्ते पहले उन्होंने अमेरिका के बेस्ट बैंक का अवार्ड दिया है। बेस्ट बैंक एसवीबी को। लगातार 5 साल से इनको फोर्ब्स बेस्ट बैंक का अवार्ड दे रहा है। 31 ब्रोकरेज हाउस हैं अमेरिका में जो इस बैंक को कवर करते हैं इक्विटी के लिए। आज से एक की भी सेल रेटिंग नहीं, सबकी किसी की भी नहीं, सबकी बाय रेटिंग है। और संकट आने के ठीक पहले जेपी मॉर्गन नाम की एक बड़ी एफआई आप जानती हैं, ऑफ कोर्स, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बाय दिया है कि खरीदो खरीदो खरीदो। अच्छा, मजे की बात ये पता नहीं किसी की सेल रेटिंग नहीं, लेकिन पिछले 1 साल से मार्केट सेंस कर रहा था स्टॉक 1 साल में 50% पहले ही लुढ़क चुका था, इस संकट से पहले 50%। और संकट आने के बाद तो जैसा कि रेटिंग एजेंसी जागी जाती है, मूडीज ने इसको तुरंत ही डाउनग्रेड कर दिया। इसको भी, सिग्नेचर बैंक को भी जंक रेटिंग कर अब क्या फायदा, मरने के बाद आप पोस्टमार्टम ही कर सकते हो, डायग्नोसिस करके तो कोई मतलब ही नहीं। तो किसी ने ये ऐसा ध्यान नहीं दिया कि ये हो रहा है, किसी को पता नहीं चला दीप कि ऐसा होने वाला है, और गजब हो गया बस। ठीक है। अच्छा, अब ये हो तो गया है, अब अमेरिकी सरकार, यूएस का सेंट्रल बैंक कर क्या रहे हैं अब इसको संभालने? देखो, इस बार एक चीज तो माननी पड़ेगी, अमेरिकी सरकार और अमेरिकी फेड ने बहुत तेजी से एक्शन लिया है, और तुरंत ही प्रभाव से उन्होंने दोनों बैंक का टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करके सबसे पहला काम ये किया कि सारी डिपॉजिट सेफ है, साफ साफ कह दिया। अब खाली सेफ होने से, बोलने से काम नहीं चलता, पैसा चाहिए तो पैसा दो। करेक्ट। उन्होंने बोला जिसको जितना पैसा चाहिए मिलेगा, और जब चाहिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ते में इतना ही निकाल पाओगे, और महीने में इतना ही निकाल पाओगे, पूरा पैसा 6 महीने 12 ना, आज के आज लेके जाओ, ये आश्वासन दे दिया, या हम दे रहे हैं। सो वो बड़ा कॉन्फिडेंस वाला था। तो पूरा का पूरा पैसा देने की उन्होंने एक तो ये कहा कि पैसा आपका एक भी नहीं डूबेगा, और साथ ही साथ जितना पैसा आपको लेके जाना है लेके जाइए। हाँ, इस प्रोसेस में जो अनसिक्योर्ड लेंडर्स है, जिन्होंने बैंक को ऐसे लोन दिया हुआ है, बैंक भी तो पैसा उधार लेता है ना, कमर्शियल पेपर्स या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म लोन जो भी लेता है, उनको बोला कुछ नहीं, ठेंगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो उनका वैल्यू, आपकी सिक्योरिटी नहीं ना सामने। और जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो हो गई जीरो। इक्विटी बची कहाँ? इक्विटी बची कहाँ जब लॉस ही हो रहे हैं? तो इक्विटी हो गई जीरो, और अनसिक्योर्ड लोनर हो गए वो भी जीरो। इसके साथ ही एक और बढ़िया काम जो किया फेड ने, बाकी बैंकों के लिए भी, अगर किसी को भी लिक्विडिटी की समस्या आ रही है, आपके पास बॉन्ड्स हैं, आप सस्ती दरों पे हमसे स्पेशल फंडिंग ले लीजिए, कम ब्याज लगेगा, तुरंत आपको जितना चाहिए उनके बॉन्ड के सामने हम पैसा दे देंगे। तो आपको मार्केट में जाके ठोकने की जरूरत नहीं है कि कोई भी औने पौने दाम पे जिस भाव में बाहर देके बॉन्ड बेचो, आप नीचे के भाव में बेचोगे, फिर दूसरे पूरे पोर्टफोलियो पे मार्क टू मार्केट लॉस आएगा, फिर बेचने पड़ेंगे। तो वो जो चलती रहती है ना साइकिल नीचे की तरफ, उसको रोक दिया। हमसे पैसा ले लो, पैसा हमसे ले जाओ, मार्केट में मत बेचो। समझ गया, ठीक है। और है तो इन्हीं के भाई, बॉन्ड्स इन्हीं के हैं, अमेरिका की सरकार के, आप ही को अपने लेने हैं, बजाय इसके कि मार्केट में जाके उसके अनाप शनाप भाव में बेचे कोई, आप सीधा ले लो। तो वो हो गया। इस बीच में जो HSBC की जो ब्रिटेन की शाखा है, उन्होंने इनका ब्रिटेन का बिजनेस खरीदा है, SVB का पूरा खरीद लिया। पूरा खरीद लिया। कितने में? 100 रुपए में। 100 रुपए में 1 पाउंड।
इतनी वैल्यू बस दी इसे। मतलब वैल्यू तो होगी नहीं, जीरो नाम के लिए 1 पाउंड मतलब ऐसा नहीं लगे कि हमने मुफ्त में लिया, तो मुफ्त में नहीं लिया, पूरे 1 पाउंड में लिया है। बेसिकली वही है। और अमेरिकी सरकार दूसरे कई सारे बैंकों से बातचीत करे कि भाई एसवीबी को आप ले लो, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने इस बार ये जरूर कहा है कि हम टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट नहीं होने देंगे, उनका पैसा नहीं जाएगा, तो किसी न किसी बैंक को ये बैंक आगे चिपकाया जाएगा। बातचीत चल रही है, चिपकाया जाएगा। ठीक है सर। अब डर क्या बनता है? चलिए ये कदम तो आगे कोलैप्स हो गया, अब क्या डर है? डर तो यही कि क्या इसको देखे देखिए और भी दूसरे बैंक गिर सकते हैं, जो थोड़े कमजोर बैंक है, जिन बैंकों ने अपने कई सारा इन्वेस्टमेंट चाहे वो अमेरिका के बॉन्ड्स में किया हो या इधर ऐसी लैंडिंग की हो जो रिस्की है, क्या वो भी डूब सकते हैं। ये डर जरूर अभी तक बना हुआ है। तो ये एक बड़ा संकट अभी भी है, क्या कुछ और बैंक डूब सकते हैं, उसके बारे में कोई भी कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता क्या हाँ नहीं डूबेंगे। डर सबको है, ना डूबे तो अच्छी बात है, प्रयास पूरे है, लेकिन डर है। हालात है ऐसे दूसरे बैंकों के? हाँ, क्यों नहीं है? अमेरिका में 25 बड़े बैंक है, 850 छोटे बैंक है। बड़ा नंबर। हाँ, और बैंकों में फेल होने पर रिस्क बहुत बढ़ जाती है और सिस्टम आपका हो जाता है खराब, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो और फिलहाल जो अमेरिका में सरकार और अमेरिकी फेड उपाय कर रहे हैं, उनसे थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, स्थिरता आनी चाहिए, रिस्क कम होनी चाहिए। लेकिन बड़ा इसमें जो पॉइंट है दीप, वो यही है कि अगर डिपॉजिट होल्डर्स ये मान लेते हैं कि भाई देखो ये डूब गया, जिसके लिए भी वो बोल रहे हैं मेरा बैंक खतरे में, मैं पैसा दूंगा, आपका किसी डिपॉजिट वाले का लेना किसको है पैसा? एक तो डिपॉजिट वाले को लेना है, एक जिसने उधार दिया है। उधार वाले को तो मालूम है जब मैं उधार देता हूं तो अगर कोई आदमी दिवालिया हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हो। लेकिन जो डिपॉजिट वाला है वो बोले यार मैं बैंक में पैसा डाल रहा हूँ, मुझे वापस नहीं मिले तो फायदा क्या, किसी बैंक में भी क्यों रखूं। तो उसका कॉन्फिडेंस जरूरी है, वो दे दिया। और हो सकता है उसके चलते कुछ केसेस ऐसे आ सकते हैं जिसमें कमजोर बैंक से पैसा निकालकर मजबूत बैंक में डालने की प्रोसेस हो सकती है। जैसे कोई कोऑपरेटिव बैंक में से पैसा निकालकर नेशनलाइज बैंक में डिपॉजिट करे, समझ गया, वो हो सकता है। तो थोड़े समय के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। अमेरिका छींकता है अनिल जी, दुनिया को जुकाम होता है, इस बार भी होगा जुकाम? देखिए मार्केट के लिहाज से तो होगा, लेकिन बाकी बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से अच्छा, ये स्पेसिफिक अमेरिका की स्पेसिफिक बैंकिंग प्रॉब्लम है, वहीं की है। और वो भी एक लिमिटेड सेक्टर तक कि भाई स्टार्टअप्स और आईटी कंपनियों से रिलेटेड वाले बैंक पे है। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका का भी पूरा बैंकिंग सिस्टम खराब है। लेकिन दूसरी बात है कि कुछ ही बैंकों में दिक्कत है, उससे लेसन लेकर अब अमेरिका का फेड और सरकार दोनों ये करेगी, सबके बैलेंस शीट देखो, सबके बॉन्ड पोर्टफोलियो देखो, किसने हेज नहीं कर रखा है, जल्दी से सीखो। और सिखाने की जरूरत नहीं, खुद बैंक वाले सीख जाएंगे। करेक्ट सर, दूसरों को देख के कि भाई अपना हेजिंग नहीं, अपने हेजिंग करो। सो आई थिंक इमीडिएटली एक्शन होने से बच जाएगा। लेकिन हाँ, मार्केट पर तो इम्पैक्ट आएगा ही। मार्केट तो देखिए बैंकिंग सिस्टम डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, मार्केट तो जुड़े हुए हैं। तो एक डर सर उसी का बन रहा है, क्या ये वापस 2008 जैसी स्थिति है, लीमन ब्रदर मोमेंट? नहीं, 2008 जैसा मामला नहीं है। हाँ। और इस बार 2008 में टैक्स पेयर के पैसे से बैंकिंग सिस्टम को बेल आउट किया था, इस बार वैसा नहीं है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो बैंक्स ने किए हैं वो अच्छी जगह है, खराब जगह नहीं है। मार्क टू मार्केट लॉस आना एक अलग बात है, क्रेडिट रिस्क अलग बात है। या क्रेडिट रिस्क नहीं है, पैसा डूब जाएगा वो रिस्क नहीं है बैंकों की, ब्याज दरें बढ़ गई वो वाली रिस्क है। और इसलिए मेरे ख्याल से जो एक बड़ा एसेट और लायबिलिटीज का मिसमैच होता है, जो बैंक्स में नहीं होना चाहिए, वो मिसमैच अगर क्लियर हो गया तो मामला सुधर जाएगा। तो 2008 जैसा मामला अभी नहीं दिखता है, नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अब समझते हैं आगे क्या। ये तो हो गया, अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है सर? देखो, एक सबसे पहली चीज तो है कि अमेरिका में ये होने के बाद तेजी से बॉन्ड यील्ड्स घटे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर ये बॉन्ड यील्ड पहले ही ऐसे आ जाते नीचे, हाँ, तो शायद एसवीबी ही नहीं डूबता, वही बच जाता। लेकिन ये होता है कि घटने के इवेंट होने के बाद जो बॉन्ड यील्ड्स घटे हैं वो इस उम्मीद में घटे हैं कि अब अमेरिकी फेड ब्याज दरें या तो तेजी से बढ़ाएगा नहीं, होल्ड करेगा। और कुछ अति उत्साहित लोग ये भी सोच रहे कि घटा भी दे कि बैंकिंग सिस्टम ही हिल गया तो ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई को काबू में कहां से ले आओगे आप। करेक्ट। सो पहली चीज ये कि थोड़ी सी फेड के रुख में नरमी की उम्मीद है। दूसरा ये कि इसी नरमी की उम्मीद में बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ गए, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आ गया। अब एक बड़ी चीज जो बदल सकती है कि फेड को ये डिसाइड करना है कि पहले उनको बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी चाहिए या महंगाई को नीचे लाना है। इन दोनों में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फेड डिसाइड करना है। 22 मार्च को इसका जवाब मिलेगा। चलिए, तो एक हफ्ता है उसमें भी। बाजार कब संभलेगा सर? मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, समझ जाना चाहिए। थोड़ा सा वक्त भले ही लगे, लेकिन धीरे धीरे स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस दिन आपको बैंक्स में डिपॉजिट होल्डर का कॉन्फिडेंस आ गया, डिपॉजिट निकलना कम हो गई, उस दिन से बैंकिंग सिस्टम और बाजार ठीक होना शुरू कर देंगे।
थोड़े बहुत और कदम जो छोटे मोटे फेड की तरफ से उठाने हैं, जिसमें कि हो सकता है कि थोड़े समय के लिए बोल दे कि हम ब्याज दर अभी रोक रहे हैं, नहीं बढ़ाएंगे, एक बार बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल होने देते हैं, हमारा पूरा फोकस महंगाई के साथ बैंक्स पर भी है, इतना बोल देंगे तो काम हो जाएगा। स्टार्टअप्स और आईटी कंपनी का बैंक था सर, हमारे स्टार्टअप आईटी सेक्टर पे कुछ इम्पैक्ट? भारत की लगभग 21 कंपनियों का एसवीबी में एक्सपोजर है, और चूंकि जैसे अमेरिकी सरकार ने कह दिया जो भी आपकी डिपॉजिट है वो तो सेफ है, लोन जो लिया वो तो देना ही है वापस। अगर आपने डिपॉजिट रखी है तो, और है भी बहुत कम है, कोई खास बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, तो भारत पर और भारत के स्टार्टअप्स पर असर नहीं के बराबर है, नहीं होना। हाँ, नहीं, कोई डरने की बात नहीं, कोई नहीं के बराबर असर है। और हमारे बाजार पे तो अमेरिका के साथ ही हम तो अपने दिमाग से तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सारा का सारा वहीं से इम्पोर्टेड क्यूज हमारे इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक जमाना था 2022 में हम अपने दम पर चलते थे, टाइम की बात है, आज वापस से हम अमेरिका की तरफ देखते हैं। तो फेड की बैठक तक 22 मार्च तक तो बाजार अलर्ट रहेंगे। अच्छा, वो तो रखना है। हाँ, किसी भी तरह की खबरें भी आएगी, किसी भी तरह का एक्शन भी आएगा, और अमेरिकी बाजारों में गिरावट आएगी तो हमारे यहाँ भी असर तो आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी जो बड़ी समस्या अमेरिका के से हटकर हमारी अपनी है, वो इस महीने में फिर से जो 40,000 करोड़ की इस साल ऑलरेडी बेच चुके हैं अब तक एफआईज, तो वो एफआईज की बिकवाली का प्रेशर अभी हम झेलने के मूड में नहीं है। तो दो चीजें हैं, एक अमेरिका के बाजारों की मजबूती और कमजोरी तो अपने लिए है ही, लेकिन इसके अलावा एफआईज की बिकवाली भी एक बड़ा ट्रिगर है हमारे लिए। हमारे निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान में रखना है, उनके लिए कुछ सलाह आपकी? दो चीजें हैं दीप, देखिए 2008 में इससे बड़ा तगड़ा संकट हुआ था, उसके बाद भी आज हम 2022 में जब हैं वहां से बहुत ऊपर है जी, बहुत ऊपर, कई गुना। ठीक है, तो मार्केट में ऐसी चीजें आएंगी जाएंगी। अब इसमें जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये मार्केट बहुत वोलेटाइल होते हैं, और ओवरनाइट और दिन के दौरान, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा करना है, कम ट्रेड करना है, नहीं के बराबर करना है, और करना है तो इंट्राडे कर देना है, ओवरनाइट रिस्क रखना है तो हेजिंग के साथ। ये ट्रेडर्स के लिए अलग चीज। इन्वेस्टर्स को तो ऐसे मार्केट में मौके ढूंढने होते हैं। अब दिक्कत एक ही होती है कि कहाँ एंट्री करें। करेक्ट सर। और बॉटम कहाँ बनेगा वो पता नहीं होता, क्या पता बन गया आज या और नीचे जाएंगे। सो आई थिंक टुकड़ों टुकड़ों में पैसा डालने के आप दो तरीके से, या तो आप है ना प्रॉब्लम को टाइम के हिसाब से गिन लो, या लेवल के हिसाब से गिन लो। अगर आपको ये नहीं पता कि कितना नीचे तक गिर सकते हैं तो फिर कितने टाइम में सुधर जाएंगे। राइट। तो अब अपने को ये पता है कि ये प्रॉब्लम कोई महीने, 1.5-2 महीने से ज्यादा नहीं चलने वाली, तो समझिए महीने भर अगर प्रॉब्लम चल रही तो 4 हफ्तों में 4 इंस्टॉलमेंट डाल दी। करेक्ट, ठीक है, वो सबसे बेस्ट तरीका है। आपकी एसआईपी चल रही है, चलने दीजिए और बढ़ा दीजिए अगर आप बढ़ा सकते हैं, ताकत है तो। अगर आपको लगता है कि मुझे लमसम पैसा डालना है, थोड़ा और नीचे आ जाए, फॉर एग्जांपल निफ्टी 16,750 16,850 की रेंज में आए, वो एक बढ़िया एंट्री लेवल हो सकता है। थोड़ा नीचे आएगा तो और नीचे, हर 500 पॉइंट निफ्टी के फॉल पर आप एंट्री करने की सोच सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 38,500 के आसपास बढ़िया एक सपोर्ट है, वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं एक और। तो टुकड़ों में पैसा डालकर एसआईपी जो चल रही है उसको जारी रखकर अगर बढ़ाने की ताकत है तो बढ़ाएं। अब कई लोग ये कहते हैं भाई हमारे पास तो है किधर, पहले से फुली इन्वेस्टेड है, आप बोल रहे हो और डालो। सही बात। तो जब आपके पास और नहीं है तो सिर्फ एक काम करिए, रिव्यू कर लीजिए, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक से, अच्छे म्यूचुअल फंड है, दिमाग मत लगाइए, इन्वेस्टेड रहिए। और अगर क्वालिटी खराब है तो निकलकर अच्छी क्वालिटी वाले में रह जाइए, इन्वेस्टेड रहिए। ऐसी चीजें बाजार में पहली और आखिरी बार नहीं है, आगे भी कई बार आएगी। आपका पेशेंस टेस्ट करेगी, शांति से बने रहिए। तो जो मौके की तलाश होती है वो ऐसा ही मौका, ऐसे आते हैं, इसी तरह ऐसे समय पे आते हैं जब आपको खरीदने का मन करेगा ही नहीं। करेक्ट, तभी खरीदना। हाँ, लेकिन एक ही चीज ध्यान रखें, एक बार में सारा नहीं ले लेना। कभी ये मत सोचो कि बॉटम पे मैं ही डालूंगा। अगर अपने को यही पता होता बॉटम ये यहीं पर सारा डालेंगे तो हमें टॉप भी पता चल जाता, सब बेच भी देते। बिल्कुल करेक्ट। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में खरीदारी करें, समय के हिसाब से, लेवल के हिसाब से बांट लें। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए और हमें समझाने के लिए कि कैसे डूबा है एसवीबी और इसका क्या इम्पैक्ट होता है। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में हमारे साथ देने के लिए।